Welcome children. Today we start with SS chapter 4 and that's national movements in India. And yes, it's going to be very interesting along with some short movies at the end. So let's start. Now, let's first go through the introductory part of this chapter. Now, the name itself over here tells you various movements that took place in our country for the freedom, right? So they are termed also as a freedom movements of India. Now during the British rule in India, when they stayed over here in our country, of course they became very familiar with the politics and all about our country कि भाई हमारे कंट्री की पॉलिटिक्स कैसी है, क्या कुछ चल रहा है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. एंड ऑफ कोर्स दे फाउंड कि बहुत सारे राज्य के अलग अलग राजा, different regions were ruled by different kings. There were so many kingdoms. There were different rules of each and every king. So each king had his own rule and regulation. कहीं पे पूरे कंट्री को रूल करते हुए कॉमन रूल्स नहीं थे, एक कॉमन गवर्नमेंट नहीं थी, and lot many such loopholes were found by the Britishers when they stayed over here. So they became very known or familiar with our politics. The British East India Company took advantage of this. अब लड़ाई झगड़े होने लगे और वैसे भी होते रहते थे राजाओं में. Then within the state itself, within the kingdom itself, there were so many enemies of a king who wanted to throw away the king, that is dethrone him and take his place. तो ये सब ब्रिटिशर ने शांति से पहले देख लिया कि लूप होल्स क्या है, मतलब खामियां क्या है हमारी कंट्री की, weakness point क्या है, right? And they took advantage of this, and they took advantage of our internal weakness. And from 1757 till that is from 1757 AD, after entering, that is creeping into Bengal, till the revolt of 1857. So here you are going to write 1857, right? So from 1757 to 1857, ये 100 साल उन्होंने बहुत ही बारीकी से देखा हमारी कंट्री में पॉलिटिक्स एंड ऑल, आर वीकनेसेस, एंड इनडायरेक्टली डायरेक्टली उनका रूल तो स्टार्ट हो ही चुका था फ्रॉम 1757. सो आफ्टर एंटरिंग इनटू बंगाल इन 1757 टिल द रिवोल्ट ऑफ 1857, ब्रिटिशर्स दे एस्टैब्लिश्ड देयर कंट्रोल, देयर सुप्रीमेसी ओवर आवर कंट्री in this 100 years of rule. In order to maintain now, अब यही supremacy, यही control या यही rule maintain करने, this Britishers, they gradually developed a strong ruling structure, administrative structure in the country. अब जो हम नहीं कर पाए वो naturally उन्होंने कर लिया हमारी कंट्री में आके. 100 साल के बाद 1857 के बाद भी अगर इंडिया पे कंट्रोल रखना है तो ब्रिटिशर ने धीरे धीरे, मतलब ग्रेजुअली, अपना एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर इस तरह से डेवलप किया दैट वी वर कॉट इन अ नेट. जाल में फंस चुके हम, हर एक राजा उनकी जाल में फंस चुका था. थ्रू दिस एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कॉमन लॉज उन्होंने डाल दिए पूरे कंट्री में. पूरे कंट्री को एक ही जगह से रूल करना, सेम लॉ अप्लाई होगा, सेम लीगल सिस्टम, सेम जुडिशियरी, मतलब जुडिशियरी कोर्ट के लॉज सारे सेम ऑल ओवर द कंट्री फॉर एनी वन, राइट, अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश सिस्टम. वो सिस्टम वो जो अपनी कंट्री में फॉलो करे थे वो यहाँ पे ले आए. दिस सिस्टम केम इनटू एग्जिस्टेंस इन इंडिया. येट द इंग्लिश पीपल लिविंग इन इंडिया establish such laws and administration that English people would get more benefit. अब यही ब्रिटिशर्स जो इंडिया में रह रहे थे वो कुछ ऐसे रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज और रूलिंग कुछ ऐसा ले आए हमारी कंट्री में कि उनके लोग जो यहाँ पे रहते थे उनको ज़्यादा बेनिफिट हो, प्लस यहाँ पे बैठे बैठे हमें रूल करना, लेकिन बेनिफिट कहाँ पहुंच रहा था? इंग्लैंड, एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया को डिस्ट्रॉय करके, दैट इज कॉल्ड एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया. दे मेड इंग्लैंड रिच and exploited India the most.
Now, the great national uprising of 1857, that is revolt. Some of the factors that were the reasons for this 1857 uprising or revolt were as follows. So one marker, otherwise in detail. तो यहाँ पे वन मार्कर का है फर्स्ट सेंटेंस, द मेन रीजंस फॉर द 1857 रिवोल्ट वाज पॉलिटिकल डिससेटिस्फैक्शन. एक तो हमारे लोग खुश नहीं थे अपने राज्य के राजा के रूलिंग से, पॉलिटिक्स से नाखुश थे वो. इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, फिर इकोनॉमिकली भी यस ब्रिटिशर काफ़ी हमें एक्सप्लॉयट कर चुके थे. पॉलिटिक्स में भी उन्होंने इंटरफेरेंस करना शुरू कर दिया था हमारे यहाँ. सोशल एंड रिलीजियस फैक्टर्स एंटर्ड, मतलब हमें लग रहा था कि ब्रिटिशर हमारे सोसाइटी में इंटरफेयर कर रहे हैं, हमें कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये भी एक रीज़न था. तो हर एक लोगों के लिए रीज़न अलग अलग बने ब्रिटिशर के अगेंस्ट रिवोल्ट करने के लिए. मिलिट्री फैक्टर एक रीज़न था. एंड इमीडिएट रीजंस वर like the entrance of, that is induction of Enfield rifle in the army. और सबसे पहले शहीद कौन हुए इस 1857 रिवोल्ट में? द फर्स्ट मार्टियर वाज मंगल पांडे. अनदर ऑब्जेक्टिव. अब बहुत सारे रिवोल्ट करने वाले खड़े हो गए थे, ग्रेट पीपल लाइक, तो ग्रेट रिवॉल्यूशनरीज व नाना साहेब, तात्या तोप, राजा कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, Bahadur Shah Zafar, many more took part in this revolt. And this revolt of 1857 had many effects, among which are the end of company rule in India, I'll tell you what it is, and the rule of British Crown, that is ruled by Queen Victoria, change in administration, military, society rules changed, religious policies were changed. मतलब कि 1857 के रिवोल्ट के इफेक्ट काफ़ी हुए. तो सबसे पहले हम देखेंगे इन शॉर्ट व्हाट कि अब तक 1857 का रिवोल्ट हुआ क्यों. तो हमने उसके जो रीज़न थे हमने फर्स्ट पैराग्राफ में देख लिया, सेंटेंस में. अब उसमें हुआ ये कि 1857 के रिवोल्ट के पहले तक कंपनी के गवर्नर जनरल जो यहाँ पे एक के बाद एक जो आते थे, लाइक हेस्टिंग एंड वेलेस्ली एंड डेलहाउजी, तो जो अलग अलग लोग एज गवर्नर जनरल आए यहाँ पे, जो इंग्लैंड से भेजे जाते थे बाय दी क्वीन ओवर देयर, तो वो अपने ही रूल बनाते. हर एक जो नया आता अपना नया एक दिमाग लेके आता. सबको कॉमन इंटरेस्ट था इंडिया को डिस्ट्रॉय करके खुद की कंट्री को रिच और प्रॉस्परस बनाना. लेकिन हर एक की अपनी चाल, हर एक अपनी चाल चलता. अब इससे इंडियंस काफ़ी नाखुश थे. तो हुआ 1857 रिवोल्ट. अब 1857 रिवोल्ट में हम जीते तो नहीं, जीत आखिर तो इंग्लैंड की ही हुई, बट एक अच्छी एक सीख मिली ब्रिटिशर को कि फिर से कोई ऐसे खड़ा ना हो जाए हमारे अगेंस्ट, तो हमें देश छोड़ के भागना होगा. तब उनको नहीं पता था 1857 में कि भाई गांधी जी आने वाले हैं उनको डंडा मार के भगाने के लिए. सो टिल देन दे थॉट कि फिर से कोई ऐसा रिवोल्ट ना हो तो क्या करें हम. तो जो गवर्नर जनरल का जो रूल था वो बंद हो गया. मतलब वो तो आते ही थे एक के बाद एक, लेकिन वो जो खुद का दिमाग यूज करते, खुद की चाल चलते थे, वो स्टॉप हो गया. अब उनको फॉलो करना था द रूल्स गिवन बाय क्वीन. दैट इज अब एस्टैब्लिश हुआ इंडिया में कंपनी रूल की जगह पे ब्रिटिश क्राउन. ठीक है. और अलग अलग जगह पे पॉलिसीज बदली गई ताकि थोड़ा बहुत इंडियंस को भी खुश करें, ताकि वो चुप बैठे रहे अपने घर में, रिवोल्ट ना करें. द रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फेलियर ऑफ 1857 वॉज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुम्हारी जैसे जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, चिंता मत करना. एग्जाम है अक्टूबर सेकेंड वीक में, फर्स्ट सेम या फर्स्ट टर्म, लेकिन ली जाएगी अचानक से, आज बोल देते हैं 2 दिन के बाद एग्जाम है. ठीक है.
अभी और थोड़ी बहुत तैयारी, टीचर को तुम्हें वो चैप्टर कंप्लीट करवाना, चैप्टर वाइज टेस्ट लेना, तुम्हारा रिवीजन, तुम्हारी खुद की पढ़ाई रह गया 2 दिन में। जो 1 महीने के बाद होने वाला था या 1.5 महीने के बाद, वो अगर आज या 4 दिन में या 1 हफ्ते के बाद होना है, राइट, तो तुम दिमाग में क्या लेके बैठे हो? आफ्टर 1 मंथ देयर विल बी एग्जाम, तो होगा, आराम से रिलैक्स करो, प्रिपरेशन हो जाएगी। एकदम से अनाउंसमेंट हुई कि भाई 4 दिन के बाद एग्जाम है फर्स्ट टर्म की तुम्हारी। अब तुम कितना भी दौड़ो, जो रिजल्ट तब मिलने वाला था 1 महीने के बाद की पढ़ाई के बाद, वो अब नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बहुत सारी तैयारियां बाकी हैं, राइट। वैसे ही हुआ यहां पे। आफ्टर ऑल रीजंस आर सेम, सिचुएशंस आर डिफरेंट, राइट। तो 1857 का रिवोल्ट होने वाला था थोड़े टाइम के बाद, हो गया थोड़ा जल्दी, राइट, बिफोर द प्लान टाइम। दैट वाज वन ऑफ द रीजन व्हाई इट फेल्ड। सेकेंड, सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी। घर में मम्मी कहे मैं कहूँ वही हो, दादी कहे मैं कहूँ वही हो, पापा कहे हाय बेचारे मेरा तो कोई सुनता नहीं, तो वो चिल्लाएंगे रात को आके आज से मैं कहूँ वही होगा, ठीक है। अब होगा क्या? धमाचकड़ी मच जाएगी। अच्छा दादा तो रह ही गए, दादा कहेंगे ना मैं सबसे बड़ा हूं घर में। अब कोई एक दूसरे की नहीं सुनता, तुम तो बेचारे कोने में पड़े हो। ये चार की तू मैं चल रही है, मैं कहूं वो होगा, ये कहे मैं कहूं वो चलेगा घर में, एंड देन द फैमिली विल नॉट डेवलप, यू विल नॉट डेवलप, राइट। कोई तीसरा बाहर का आके फायदा उठा के ले जाएगा तुम्हारे घर का। जब घर के लोग लड़ेंगे तो बाजू वाले फायदा उठाएंगे। आर यू गेटिंग इट? सेम थिंग हैपेंड, दैट देयर वाज नो सेंट्रल लीडरशिप। एक लीडर नहीं था, हर एक एरिया के खुद के लीडर। जैसे इस राज्य का राजा तो वो कहेगा मैं लीडर, वहां पे झांसी रानी कहेगी मैं लीडर, वहां पे तात्या तोप कह रहे मैं लीडर, कुंवर सिंह कहते हैं मैं अपने एरिया का लीडर। समझ में आ रहा है? ईच वन वॉज इंटरेस्टेड खुद के राज्य के लोगों को बचाना और खुद के राज्य को बचाना। दिस वॉज देयर मेन गोल। नोबडी फॉट फॉर द कंट्री, दे ऑल वर फाइटिंग फॉर देयर ओन गोल, फॉर देयर ओन मोटो। समझ में आ रहा है? सो नो सेंट्रल लीडरशिप, started before the time planned, insufficient and unsophisticated weapon। बाजू वाले के पास गन, तुम्हारे पास बेलन, जीतेगा कौन? सोफेस्टिकेटेड वेपन। तो हमारे पास अनसोफेस्टिकेटेड वेपन थे पुराने जमाने के, और कम थे, इनसफिशिएंट थे। देन मोर इंपॉर्टेंस, एज आई टोल्ड यू जस्ट नाउ, वाज गिवन टू सेल्फ सेंटर्ड इंटरेस्ट, selfish motto, rather than fighting for country. That is, importance was given to self-centered interest rather than nationalism amongst revolutionaries. Then lack of suitable and organized leadership, etc. This you already have studied in the previous class. Now, ना पढ़ा है तो मैंने अभी डिटेल में बता दिया तुम्हें, ठीक है ना। और बच्चे कहेंगे ओह 8th का कौन याद रखे या 3rd चैप्टर कौन याद रखे, तो ठीक है मैंने अभी तुम्हें बता दिया, तो थोड़ा बहुत तो अब पता चला तुम्हें। क्लियर? नाउ बॉयकॉट एंड इंडिजिनियस मूवमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय बॉयकॉट? बॉयकॉट मतलब किसी भी चीज का बहिष्कार करना, यूज नहीं करना। जैसे बॉयकॉट ऑफ स्टडीज, बॉयकॉट ऑफ होमवर्क, बॉयकॉट ऑफ गिविंग यूटी। और अगर दे भी देते हो तो 15 दिन के बाद पेपर आ रहे हैं मेल में। So I would like to inform you, dear children, in the mid of this lecture, sorry for that, but boycott पे से याद आया, वैसे मैं end of the lecture में बताने वाली थी, but let me tell you that बहुत बच्चे जो लेट एंट्री मार रहे हैं sriinstitute@gmail.com पे होमवर्क भेजने में, और स्पेशली टेस्ट हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद भेज रहे हो, दोज पेपर्स डोंट एक्सपेक्ट कि तुम्हें ऑन टाइम मिले। तुमने 10 दिन बाद भेजा और मैं 11वें दिन 1 दिन में चेक करके भेज दूं, बिकॉज टिल देन आर नेक्स्ट पेपर कम्स। हाँ, कई बच्चे ऐसे, वेर आई एम सॉरी टू 3-4 चिल्ड्रन जिनके ऑलरेडी पेपर उन्होंने भेजे थे
सम प्रॉब्लम की वजह से शायद हम तक नहीं पहुंचे थे, तो आई हैड मैसेज देम दैट वी डिडंट रिसीव योर चाइल्ड्स पेपर UT4, but really I am sorry to those 3-4 children. One is from Loyola, one is from some other A1 and all. तो ऐसे 3-4 बच्चों को हम सॉरी कहना चाहते हैं. फ्रॉम डेप्थ ऑफ माई हार्ट आई एम रियली वेरी सॉरी वंस अगेन. बट कई बच्चे ऐसे हैं जो आलस में नहीं भेज रहे हैं, तो उनके लिए नो सॉरी. सॉरी कहूँगी, बट येस आई वुड लाइक टू से दैट सॉरी बेबी, डोंट एक्सपेक्ट कि हम पेपर्स ऑन टाइम दें. अदरवाइज गिव अस अ कॉल एंड टेल व्हाट द प्रॉब्लम इज. ठीक है, कभी भी डालते रहते हो, वहां पे डंप होते रहते हैं पुराने पेपर्स. नाउ वी आर रेडी फॉर द 5th UT, और तुम्हारे 4th UT और 3rd और किसी के तो 2nd UT के पेपर आ रहे हैं क्योंकि पर्सनल कॉल किए. सो दे आर सेंडिंग नाउ. दिस इज नॉट ओनली विथ 9, इज द सेम विथ 10th. द ओनली रेगुलर चिल्ड्रन आर 8th स्टैंडर्ड. परफेक्ट, ऑन टाइम, राइट. आज पेपर भेजा, रात तक पेपर आ जाता है हमारे यहाँ, एंड नेक्स्ट डे वी चेक एंड सेंड इट टू देम. तो पूरे 8th स्टैंडर्ड की बैच परफेक्ट. सो प्लीज बी लाइक स्मॉल चिल्ड्रन, टेक एग्जाम्पल, बी इंस्पायर्ड बाय योर जूनियर्स rather than getting inspired by your seniors, right? So no more भाषणबाजी. Let's start with boycott. तो अब boycott मत करना. UT को रिजल्ट नहीं मिलने वाला 110% जो लेट भेज रहे हैं. But those children who are on time, I bet you are going to get the best result. तो अभी भी टाइम है, स्टार्ट कर दो. बॉयकॉट करना नहीं, एक्सेप्ट करना एंड बी इन डिसिप्लिन. सो लेट्स मूव इन पास्ट नाउ. Boycott and indigenous movement along with Bang Bang movement 1905. तो bang bang, bang bang, अलग अलग pronunciation लोग करते हैं. Bang bang. Now that is doesn't matter. What is important is what was this movement related to, right? Like American pronunciation अलग होगी, British pronunciation अलग होगी, और हमारी गुजराती pronunciation of course अलग, लेकिन वो मैं accept नहीं करूँगी. You pick up British pronunciation, right? Because we are studying British English. Are you getting it? ठीक है, अभी उनके अगेंस्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई तो इंग्लिश में ही कर रहे हैं, तो फिर प्रोनाउंसिएशन ठीक होनी चाहिए. तो मेडो से प्रोनाउंसिएशन से प्रोनाउंसिएशन. क्लियर? सो बी वेरी, व्हेन आई एम गिविंग यू लेक्चर्स, तो थोड़े इंग्लिश के वर्ड्स वेरी क्लैरिटी वाले सुनते रहो. इफ नॉट, इफ यू हैव मिस्ड आउट समथिंग, गिव मी अ कॉल, राइट? आई विल रिपीट इट फॉर यू. ठीक है? So this movement along with Bang Bang movement of 1905 was one of the most important of the events of the Indian national movement. अब बहुत सारे important events हुए, national movements हुए बहुत सारे इंडिया के for freedom fight and all. ये एक important event है. Because of divide and rule policy, जैसे मैंने कहा, साथ रहोगे जीत होगी. घर में लड़ाई झगड़े होंगे, बाजू वाला फायदा उठाएगा, और फिर बाजू वाला ये भी ध्यान रखेगा चलो और इनको कैसे डिवाइड करें, थोड़े तो दूर हो रहे और फूट डालो इसमें, फिर उनका घर मेरा, उन पे होल्ड मेरा होगा, राइट? सो बिकॉज ऑफ दिस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स, राइट, एज अ रिजल्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स मैकुलन पॉलिसीज, बॉयकॉट एंड इंडिजिनियस मूवमेंट गॉट एन impetus, मतलब स्पीड अप, बूस्ट अप. नाउ बंगाल वॉज अ ह्यूज प्रोविंस, बहुत बड़ा प्रोविंस, उसमें आज के बहुत सारे छोटे मोटे स्टेट्स एडेड है, राइट? तो तब का बंगाल ह्यूज एरिया, रीजन, मतलब प्रोविंस एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल, विच इंक्लूडेड, तो देखो यहाँ पे दिया है, आज का बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सब मिला के एक बंगाल बनता था एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल. कंपेयर टू अदर स्टेट, बंगाल वॉज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ नेशनल अवेकनिंग. अब क्यों बंगाल में ही ज्यादा जागृति फैली हुई थी, मतलब लोग ज्यादा अवेकन थे, मतलब ज्यादा उत्सुक थे देश को फ्रीडम दिलवाने में. बिकॉज दोज वर द लिटरेट पीपल, हाईली नॉलेजेबल पीपल, और बहुत ही अवेकन पीपल थे. एंड द इम्पिटस और द बूस्ट अप एंड थॉट फॉर द नेशनल मूवमेंट केम फर्स्ट फ्रॉम बंगाल. In 1857 revolt, Hindus and Muslims had collectively fought English people. अब पहले हिंदू और मुस्लिम साथ में लड़े 1857 का रिवोल्ट. अब ब्रिटिशर ने देखा ऐसा क्या करे कि इनकी ताकत टूट जाए, तो व्हाट टू डू, तो उन्होंने मुस्लिम्स को अलग करना चाहा, जो आज तक हम देख रहे हैं
its impact on our country itself. So that's why through the English policy, that is strategy of divide and rule, they encourage communalism and caused division among people. Now what is communalism? Communalism मतलब कि देखो, एक है कम्युनिस्ट, दैट इज रशिया, चाइना, जहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट का रूल होता है. कम्युनलिज्म मतलब कम्युनिटी के बेस्ड पे अलग करना लोगों को. तो हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, दोनों को अलग किया इंग्लिश की पॉलिसी ने, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, राइट. वाइसरॉय कर्जन, he came and ruled between 1899 to 1905. He divided this huge Bengal जहाँ पे हिंदूज भी थे, मुस्लिम्स भी थे, लेकिन उसने डिवाइड कर लिया इनटू ईस्ट, मतलब तुम्हारा राइट हैंड साइड इज कॉल्ड ईस्ट, एंड वेस्ट बंगाल, इन द नेम ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी. इन द नेम ऑफ मतलब बाय गिविंग द रीजन. लेकिन ये सबको पता था कि ये झूठ मूठ का रीजन है, ये तो सही है ही नहीं. अगर हमारे राजा रूल कर लेते थे और बहुत टाइम तक ब्रिटिशर ने भी होल्ड करके अपना मतलब कि अपना रूल जमा के रखा था बंगाल पे, पूरे इंडिया पे, लेकिन बंगाल को भी तो रूल करते थे ना. बंगाल वॉज अ पार्ट ऑफ इंडिया, दैट बिग प्रोविंस. अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनको डिवाइड करने की जरूरत पड़ी? तो उन्होंने एक झूठ मूठ का एक रीजन दे दिया कि भाई हम इतने बड़े बंगाल को रूल नहीं कर सकते ठीक से, तो चलो हम डिवाइड कर लेते हैं. और सबको, इंडियंस को ये भी पता चल गया कि रीजन क्या था. रियल रीजन ये नहीं था. रियल रीजन क्या था? हिंदू मुस्लिम को अलग करना, क्योंकि वन पार्ट ऑफ द बंगाल हैड मोर ऑफ हिंदूज, वन पार्ट हैड मोर ऑफ मुस्लिम्स. तो डिवाइड कर लिया दोनों को. नाउ देयर वाज अ ग्रेट अपोजिशन. एक लोग रिवोल्ट करने लगे कि भाई बंगाल को डिवाइड नहीं करना है, वी वांट टू स्टे टुगेदर. व्हेन बंगाल वाज डिवाइडेड ऑन 16th October 1905, the whole Bengal observed the day as National Mourning Day. It's not called mourning, that is MORNING, मतलब सुबह. This is mourning, sad day, day of sorrow, दुख, राइट. जब कोई मर जाता है और वो जो एक दुख में, सौरो में हम रोते हैं, ग्रीफ में रोते हैं, दैट इज कॉल्ड मोर्निंग. सो से मोर्निंग, आर इज साइलेंट, इट स्टॉप्स ओवर योर. मॉर्निंग, उसमें में एक हल्का सा र का साउंड होगा, बट नॉट मॉर्निंग. इट इज र इज यहां तक आते स्टॉप होगा, इट्स जस्ट स्लाइट साउंड ऑफ र. बट मोर्निंग में नो र, इज साइलेंट आर. क्लियर? सो जैसे आयरन, लोग आयरन बोलते हैं. अब र कहां से आया? आर इज दे, लेकिन वेरी स्लाइट, वेरी वेरी स्लाइट साउंड ऑफ र. सो आई वुड से इट इज लाइक silent R in iron, but don't say iron. I have heard many people saying iron. Very wrong way of pronouncing iron, right? So when Bengal was divided on 16th October 1905, whole Bengal observed the day as sorrowful day, national mourning day. The same day an announcement about boycotting all the foreign goods and encouragement to use indigenous product, मतलब homemade product was made. अब एक announcement हुई उस दिन कि भाई हम बॉयकॉट करेंगे, मतलब यूज नहीं करेंगे फॉरेन प्रोडक्ट और हम अब से यूज करेंगे इंडियन मेड प्रोडक्ट, राइट. जो वंस अगेन श्री नरेंद्र मोदी जी ले आए ये पैटर्न, राइट, कि हम फॉरेन गुड यूज करते हैं, बॉयकॉट नहीं किया, लेकिन हमने होममेड प्रोडक्ट्स इतने बना दिए इक्वल टू फॉरेन प्रोडक्ट्स कि हमें जरूरत ही नहीं पड़ती अब इंपोर्टेड करके चीजें यूज करने की. And not merely Bengalis, but other Indians also began to believe that this division had been done to control, to curtail
the vociferous feeling, the increasing feeling of nationalism, the extreme feeling of nationalism that was catching up in India. मतलब सिर्फ बंगालीज को नहीं, सारे नहीं, इनको पता चल गया कि क्यों बंगाल को डिवाइड किया ब्रिटिशर ने. हम में जो एक फीलिंग इंक्रीज हो रही थी, नेशनलिस्टिक फीलिंग अमंग इंडियंस, उसे स्टॉप करने, उसे ब्रेक करने. दैट डे हिंदूज एंड मुस्लिम्स टाइड राखीज टू ईच अदर. देखो बोलते हुए कितनी एक एनर्जी आ जाती है हमें, राइट? सो इट्स नॉट हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर एनिमी. इट वॉज द थॉट दैट वॉज पुट इन अ हेड 100 and more than 100 of years back. तो नेचुरली अब तक तो वो रूट कर चुका है. वो रूट जो उन्होंने, जो सीड उन्होंने सो किया था, वो रूट इतना स्ट्रांग हो चुका है दैट इट हैज नाउ ग्रोन अप इनटू ह्यूज ट्री कि अब वो थॉट निकालना मेजॉरिटी इंडियन के दिमाग से, हिंदूज के दिमाग से तकलीफ वाला है. So that day Hindus and Muslims tied rakis to each other in entire Bengal to express their unity. Such a good thought, such a good act. This movement had 3 major features. अब इस मूवमेंट के 3 बड़े important features क्या थे? एक तो यूज होममेड प्रोडक्ट, स्वदेशी गुड जिसको हम कहते हैं, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, डोंट यूज फॉरेन प्रोडक्ट, एडॉप्ट इंडियन एजुकेशन, हिंदी, गुजराती, मराठी, संस्कृत rather than English. India benefited a lot due to स्वदेशी मूवमेंट. अब हमें तो काफ़ी naturally benefit हुआ due to स्वदेशी मूवमेंट, while the English industry was badly affected, क्योंकि हमने उनकी चीज़ें खरीदना बंद कर दी. वो आती थी इंडिया में, ब्रिटिशर ही लेके आते थे अपनी कंट्री से गुड्स यहाँ पे इंडिया में बेचने के लिए, बट वी वर नॉट बाइंग. हमने बॉयकॉट किया तो उनका लॉस हुआ. द क्लॉथ कमिंग फ्रॉम मैनचेस्टर स्टॉप्ड. Sugar, shoes, cigarettes, tobacco, etc. imported from England also reduced, and the sale of cloth made in India increased. अब हम जो क्लॉथ मैन्युफैक्चर करते थे उसकी सेल इंक्रीज हो गई. उनके यहाँ से जो क्लॉथ आता था फ्रॉम मैनचेस्टर स्टॉप. शुगर, शूज, सिगरेट्स, टोबैको ऑल रिड्यूस्ड. फैक्ट्रीज मेकिंग होममेड प्रोडक्ट दैट इज इंडियन गुड्स, ऐसी फैक्ट्रीज हमने स्टार्ट कर दी. इफेक्ट ऑफ द मूवमेंट वॉज फेल्ट इन अदर रीजन्स ऑफ इंडिया. अब इसकी असर हुई, इस मूवमेंट की असर हुई पूरे इंडिया में, लाइक इन पंजाब, यूपी, एमपी, मुंबई, मद्रास, बिसाइड्स बंगाल. स्टार्ट हुआ बंगाल से, फैला पूरे इंडिया में. इसकी गूंज सुनाई दी गुजरात तक. echo of this Swadeshi movement was felt in Gujarat also, and the echo of this movement was also felt strongly in the British Parliament. इसकी गूंज सिर्फ गुजरात तक नहीं पहुंची, तो गुजरात में भी मूवमेंट स्टार्ट हो गई जोर शोर से. इसकी गूंज पहुंची ब्रिटिश पार्लियामेंट में. लॉस हो रहा था भैया उनको, तो अब उन्होंने कहा ठीक है यूनाइट कर लो बंगाल को. लेकिन वो जो एक बार जो एक क्रैक आया उसकी असर आज तक हमें दिख रही है. सो इन अ वे ब्रिटिशर्स वर सक्सेसफुल. सो जस्ट विद इन 6 years in 1911 डिवीजन ऑफ बंगाल वॉज स्क्रैप्ड. मतलब वो जो लॉ पास हुआ था वापिस खींच लिया पार्लियामेंट में आफ्टर रीथिंकिंग बाय द पार्लियामेंट. दिस वॉज अ मेमोरेबल विक्ट्री बाय द इंडियंस, अ विक्ट्री ऑफ रिलेंटलेस यूनाइटेड एफर्ट. रिलेंटलेस मतलब बिना थके हारे एक जो उनकी यूनाइटेड एक फाइट थी इंडियंस की, ये विक्ट्री थी हमारी. दिस वॉज a great victory, noteworthy victory of the new awakening against the English rule. So from Muslim League, we continue the next lecture. Till then, a very much in detail chapter है, interesting stories है, interesting videos follow होंगे. But till then, please keep on revising. और previous के videos भी revise करते रहो. Grammar especially keep on revising. क्योंकि कोरोना लंबा तो चलेगा नहीं 10-12 साल. इट विल बी वेरी नियर फ्यूचर. यू विल बी एंटरिंग योर स्कूल्स मे बी इन 2-3 months या बाय नेक्स्ट ईयर 2021. तो स्टार्ट स्टडिंग फॉर योर एटलीस्ट बेस पक्का कर लो अपना और नॉलेज बढ़ाओ. ये नहीं कि वो संस्कृत क्या काम का, गुजराती किस काम का,
एसएस में हिस्ट्री हमारे किस काम का. Whenever you study anything, it never goes waste. That is what is my belief and my experience says कि कहीं पे कुछ सीखा था शायद आज काम आया. Like this, let me tell you, give you one small example. अभी ये example real वाला है. इंग्लिश ग्रामर का परफेक्शन जो कभी किया था इन बॉम्बे गर्ल्स कॉन्वेंट, राइट. सो अब वहाँ की सीखी हुई इंग्लिश, मे बी दैट टाइम we didn't realize that how important, how helpful it would be to me in my life, and I don't have any embarrassment in telling you the reality. कोई शर्म नहीं है तुमसे तुम्हारे सामने या तुम्हारे साथ शेयर करने में. I would always like to share all my life experiences ताकि शायद 100 में एक बच्चा अगर सीखे उससे कुछ, I would think कि मेरा example that it was a success, right? I will be very happy if at least one child follows it. And yes, not the story goes ahead, but the experience goes ahead this way, that time, like in Bombay, like born in a extra over rich family, later on when due to some reason shifted to Ahmedabad, it was we had to start a life without a penny, start from zero. Now didn't know Gujarati, knew only Hindi, Marathi and English. Very difficult to communicate with the people of Ahmedabad, very difficult to know the roads of Ahmedabad. शायद एक दो बार खो भी गई थी मैं with my daughters. It was very difficult for me to start. Actually, for me, Ahmedabad, America was one and the same. It was a new land for us. Never ever landed on Gujarat land before that. तो पहली बार जब आए, too difficult for initially 7 to 8 years for me. But that first year I still remember, it was maybe it was written, it was my destiny that brought me here. But that time I never knew that I was going to meet my hundreds of loving children, all of you who love me a lot. I know because I love you, so naturally it's vice versa, of course. And then it so happened that I started with one single tuition some 18 years back. That was my first tuition, and started of course with 7th standard and 8th standard and all. Though I used to teach 10th and 12th in Mumbai, but I had to go down over here just to prove that yes, here there is someone who can teach English, grammar करवा सकती हूँ. You know, I found a very new world over here. As if whenever you enter the market as an architect, as a designer, as an actress, as an actor, any profession, you have to prove yourself. और वो prove तुम एक दिन में नहीं कर सकोगे. Prove करने में 10-15 साल निकल जाते हैं. Yes, for you it may be speeded up because you have some backup. You know the land. You are born and brought up on this land of Gujarat, Ahmedabad. For us, it was totally a new place. कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं. No relatives, no friends, no one. Only we 4 of us on this land of Ahmedabad, right? And started the journey. I'm thankful to that child who is already married now, having a daughter now of 2-3 months. But that first child, right, with whom I started my journey, and then his brother, and then his cousins, and then his neighbors, and the journey then followed and followed and followed, and I moved ahead. And with the support of you and your parents and your neighbors and all, I have reached up till here. So once again, thanks for that. We are living a good life is because of all of you. Thank you once again. But what I want to say is, work hard. Work hard. ऐसे कुछ नहीं मिलने वाला. Is going to be a very long journey for you, for me. कुछ भी अचीव करना है तो
काफ़ी लंबा दौड़ना होगा, राइट? And it's not that only money matters, it's satisfaction that we want on the other hand. So thank you once again, and at present we shall stop over here. ये एग्जाम्पल कहीं पे थोड़ा आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, राइट? टिल देन जस्ट सोचो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू थ्रू दिस शॉर्ट एग्जाम्पल, जिसका थोड़ा पार्ट और भी आगे बाकी है, ठीक है ना? सो वी मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. तब तक वो क्वेश्चन मार्क रख रही हूँ यहाँ पे. आफ्टर माई शॉर्ट एक्सपीरियंस तो काफ़ी लंबा अब तक चल रहा है, बट दैट एक्सपीरियंस दैट आई शेयर्ड विथ यू, राइट, वहाँ पे आगे एक क्वेश्चन मार्क है. नाउ कीप ऑन थिंकिंग ऑन इट थोड़ा बहुत. उसके पहले ये वाला पार्ट गो थ्रू इट परफेक्टली. गो थ्रू ग्रामर. अब याद आया ग्रामर बोली तो, कि कहीं ना कहीं सीखा हुआ वेस्ट नहीं होता. दैट इंग्लिश परफेक्शन दैट वॉज पुट इन माई हेड, यू नो, मार मार के स्कूल के नन्स जो होते हैं, सिस्टर्स जो हम कहते हैं ना, दोज गोइंग टू लॉयल एंड ऑल मस्ट बी नोइंग. हाँ, बाकी सबको भी पता ही होगा नेचुरली कि कॉन्वेंट स्कूल में फादर्स होते हैं या नन्स होती है. So we had a girls' convent, so there were nuns over there, and one of my nun and one of my teacher, I still remember, she may be no more, God bless her, but because that time itself she was about 55 or something, so long time back it was, and I still remember somewhere in 5th or 6th standard, कुछ ग्रामर की मैंने गलती की थी, and then she had picked this up over here. यहाँ पे जो स्किन पतली सी होती है, विद द नेल उसने पकड़ के रखा जब तक कि खून की बूंद ना गिरे. दैट वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम दैट आई वॉज हिट. एंड यस, वन टाइम ऑन माई नकल्स, सीधी स्टील की रूलर. दैट मेड माई ग्रामर शायद बहुत परफेक्ट. उसके बिना स्कूल में एंट्री नहीं थी. यू हैड टू बी परफेक्ट बाई 5th स्टैंडर्ड और 4th और 5th स्टैंडर्ड. वेरी मच परफेक्शन आना ही चाहिए in speaking English, in your pronunciation, in your grammar, and yes, we of course had French and Marathi. As we have Gujarati over here, we had to be very much perfect in Marathi and French, and yes, of course, baki sab to English, right? So this is what I want to tell you, that वो सीखा हुआ, I never knew that time. I thought, oh, माँ बाप तो इतने पैसे वाले हैं, मुझे कहाँ ज़रूरत है, you know, कमाने की and all. Never ever thought of earning. It was just that I love teaching, but never thought of accepting that as a profession to as my responsibility. घर को चलाने के लिए कमाना पड़ेगा, ये कभी नहीं सोचा था. And see how the destiny brought me over here. वो रीज़न कभी किसी को पर्सनली अगर जानना है तो बताऊंगी. यो आई कांट, आई स्टिल फील कि फेस टू फेस होते तो शायद मैं शेयर कर पाती. बाकी काफ़ी मेरे 8th स्टैंडर्ड के बच्चों को पता है. एंड सो इट हैपेंड दैट व्हेन वी केम ओवर हियर to shoulder on the responsibility of a family of 4 members, I had to earn money. Started with tuition, and thankful to all of you once again. Whatever I'm enjoying, this laptop or my dresses and khana pina and my enjoyment and that big TV and each and everything that we owe, I personally owe it to you. All my past students and my today's student, I owe it to you. Thanks to all of you. तो पढ़ाई कुछ भी हो, तुम्हारी हिंदी हो, गुजराती हो, पीई हो, संस्कृत, कंप्यूटर, एसएस, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, किसी को भी कम इम्पोर्टेंस मत देना. यू विल नेवर नो कौन सा सब्जेक्ट कब तुम्हें लाइफ में काम आ जाए. इज गोइंग टू बी utterly helpful to you in your life in future, because future no one knows, right? And yes, of course, I'm thankful to my parents and my those teachers, that school, जिनकी वजह से today I am in front of you, right? Thank you so much. Thank you. And I come with my new experience. Experience is old, लेकिन नए example के साथ हम मिलेंगे next lecture में. Hope so you have enjoyed the lecture. Thank you once again. Thank you.